प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह और आज मैं जो है आपको 8वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास का दूसरा पाठ जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये काफ़ी बड़ा पाठ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इस पाठ को जो है आप बहुत अच्छे तरह से जो है सुने, समझें, किताब में भी पढ़ें और बाद में जो है इसके अभ्यास के प्रश्न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में जो है हम मुख्य रूप से जो विश्लेषण करेंगे, वो पढ़ेंगे भूमि के बारे में। भूमि क्या है? भूमि जो है एक हमारा जो संसाधन है, ये भूमि जो संसाधन है ये किस प्रकार से जो है हमारे लिए उपयोगी है, भूमि के उपयोग क्या हैं, भूमि को हम किस प्रकार से जो है वर्गीकृत करते हैं, भूमि जो है उसका हमें संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, मृदा क्या है, मृदा के रूप, मृदा के प्रकार, मृदा का निर्माण कैसे होता है और इसी के अंदर जो है हम मृदा के जो निम्नीकरण है उसके बारे में बात करेंगे, मृदा के संरक्षण के उपाय के बारे में बात करेंगे, जल की जो है संरक्षण की बात करेंगे और जल की उपलब्धता में क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में भी हम इस पाठ में बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में जो है हम बात करेंगे इसमें, और प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो कैसे है उसकी भी चर्चा हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा पाठ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको ध्यान से जो है सुने। मैं आपका पाठ जो है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी किताब में है बिल्कुल उसी को सामने रख के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक कहानी दी हुई है। तंजानिया जो अफ्रीका के अंदर है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है जहाँ पर जो है मांबा जो है उसका जिक्र हुआ है। मांबा एक लड़की है जो पानी लाने के लिए बहुत जल्दी उठती है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है उसको, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। उसको घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता है और उसको जो है घर के अंदर जो भेड़ बकरियां पाली हुई है उसके भाइयों द्वारा उसमें भी मदद करनी पड़ती है। वो छोटी सी झोपड़ी में रहती है जो कि चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा का पिता जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है मक्का और सेम उगाता है, लेकिन फिर भी उनका पूरी साल का जो खाने का प्रबंध पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। दूसरी ओर पीटर का उदाहरण दिया है जो न्यूजीलैंड में है। वहाँ पर जो है उसका परिवार भेड़ पालन का काम कर रहा है और जो है इनका एक कारखाना जो है चलता है ऊन प्रक्रमण का, और वो स्कूल में भी जाता है। और जो है उनका जो भेड़ों का बाड़ा है वो जो है कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक बहुत बड़े घास के मैदान में है, जहाँ पर आधुनिक जो है नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। और पीटर का जो परिवार है वो जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो इन दो बातों में आपको पता चला कि मांबा और जो पीटर है वो हमारे संसार के दो विभिन्न भागों में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर है। उनका जीवन व्यतीत करने का ढंग अलग अलग है, उनमें काफ़ी विभिन्नता है। और यह विभिन्नता किस कारण से है? यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता के कारण है। मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण है ये उनके अंदर विभिन्नता।
तो इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो जनसंख्या है ही नहीं या फिर जो है बहुत ही विरल है। तो ये मांबा का और पीटर का उदाहरण था, जो कि मांबा जो है वो अपना जीवन जो है बहुत ही संघर्ष में बिताती है, जबकि पीटर का परिवार जो है वो अपना जीवन काफ़ी उच्च स्तरीय ढंग से बिताते हैं, जहाँ पर जो है वैज्ञानिक विधियाँ भी हैं। और ये सब किस वजह से है? ये सब कुछ जो है भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और तकनीक के कारण है। भूमि की बात करते हैं। भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनों में, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, पिछले पाठ के अंदर हमने आपको जो है संसाधन वाला पाठ पढ़ाया था, और संसाधन में जो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी बताया था। उन प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी एक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, क्योंकि भूमि और जलवायु में भी विभिन्नता होती है। भूमि और जलवायु में विभिन्नता के कारण जो है जनसंख्या में भी के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति या पर्वतों के ढाल, तीव्र ढाल या जलांक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन यानी घने जंगल क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है, या वो क्षेत्र निर्जन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है भूमि जो है वो भी इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, और जलवायु जो है वो मनुष्य के लिए जो है बढ़िया नहीं होती। उर्वर मैदानों, उर्वर यानी उपजाऊ जो मैदान हैं और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है। कृषि बहुत होती है वहाँ पर, क्योंकि भूमि बहुत उपजाऊ होती है, पानी की उपलब्धता होती है। इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे ज़्यादा बसे हुए क्षेत्र होते हैं। यानी वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है? सघन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों को जो है वो सारी सुविधाएं मिलती है जो उनके लिए ज़रूरी है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, वानिकी यानी वनों के लिए, खनन यानी खदानों के लिए, सड़कों के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए जो है हम भूमि का उपयोग करते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? जैसा कि इस कहानी के अंदर बताया था, मांबा का परिवार किस प्रकार से भूमि का उपयोग करता है और पीटर का परिवार किस प्रकार से। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति, स्थल की आकृति कैसी है, रेगिस्तानी है या पहाड़ी है, कंकरीली है या मैदानी है, मृदा कैसी है, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, ये है भौतिक कारक। और मानवीय कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि यानी प्राइवेट भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी कोई भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम होती है उसको हम कहते हैं निजी भूमि। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामुदायिक भूमि यानी एक पूरे समुदाय के लिए जो होती है, जिसका प्रयोग पूरा समुदाय कर सकता है, कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन का मतलब क्या है कि
सभी के लिए वो साझी होती है, सभी लोग जो है उस भूमि पर जो है वो काम कर सकते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। यानी जनसंख्या जो है बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है चीज़ों की, लेकिन भूमि तो जितनी है उतनी ही रहेगी। जिस देश में जितनी भूमि है या पृथ्वी पर जितनी भूमि है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, वो उतनी ही रहती है। लेकिन जनसंख्या जो है वो जो बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। एक स्थान पर भूमि जो है उपजाऊ हो सकती है, लेकिन दूसरे स्थान पर हो सकता है वो इतनी उपजाऊ ना हो, बंजर भी हो सकती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अनाधिकृत का मतलब गैर कानूनी, बिना अधिकार के। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखिए एक पर चित्र है, मैं इस चित्र के बारे में बताता हूँ आपको। इस चित्र में क्या दिखाया है, जो ऊपर बताई गई बात है कि क्या है। अब एक जो आप देखेंगे पहला चित्र है, यहाँ पर जो है भूमि का उपयोग दिखाया आपको। तो इस चित्र के अंदर इक्का दुक्का जो है झोपड़ियाँ दिखाई हुई है, बाकी सारी भूमि के ऊपर जो है खेती बाड़ी है, जंगल है, हरी भरी है, घास के मैदान है या खाली पड़ी है। लेकिन दूसरे चित्र में देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, आवास बढ़ते हैं, मकान बढ़ गए। देखो झोपड़ियों की जगह झोपड़ियाँ बहुत कम रहेगी, उनकी जगह मकान हो गए, मकान बन चुके हैं। और मशीनें आ चुकी है, जो पहले जो है बैलों से हल से काम चलता था, जो अब उसकी जगह पर मशीनें जैसे ट्रैक्टर आ चुके हैं। अब तीसरे चित्र के अंदर देखेंगे कि और जनसंख्या बढ़ी है, और जनसंख्या बढ़ी है तो अब जो है भूमि का अधिग्रहण होने लगा है, अनाधिकृत रूप से भी होने लगा है। अब खेतीबाड़ी के लिए जगह बहुत कम रह गई है। अब और दूसरे जो है यातायात के साधन बढ़ गए हैं, बिजली आ चुकी है, सड़कों पर जैसे तुम देख रहे हो खंबे हैं, बसें हैं, कार हैं। और मकान जो है चित्र नंबर 2 में जो है मकान बिल्कुल थोड़े थे, अब बहुत ज़्यादा मकान बन चुके और ज़्यादा सघन मकान बन चुके, कई बहुमंजिला बिल्डिंग्स जो है बन चुकी है। और अगर इसके बाद हम चौथे चित्र के अंदर देखें तो चौथे चित्र में और भी ज़्यादा तकनीक आ चुकी है, नई तकनीकें आई हैं। अब जो है बसें भी हैं और कारें भी हैं, भीड़ है पूरी तरह से। तीसरे चित्र के अंदर 2 कार दिखाई जिनमें सड़क जो है खाली दिखाई गई है, एक बस है। जबकि चौथे चित्र के अंदर आप देखोगे कि बहुमंजिले इमारतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, कहीं पर जगह नहीं दिखाई दे रही है। सड़क देखो पूरी जो है तंग हो चुकी है, बस है और कारें हैं एक दूसरे के साथ सट कर चल रही हैं। बिजली जो है बीच में देखिए खंभे कितने लग चुके हैं, पार्क बन चुके हैं यहाँ पर, जब पार्क के अंदर जैसे खेल का सामान भी है, और रेल भी चल पड़ी है, और दूसरे औद्योगिक इकाइयाँ भी जो है अब स्थापित होगी। तो इस प्रकार से भूमि का उपयोग समय के अनुसार परिवर्तित होता रहा है। और भूमि जो है अब बढ़ तो सकती नहीं, भूमि तो उतनी है जितनी है, लेकिन जनसंख्या की मांग बढ़ती है, जिसके कारण भूमि जो है उसके ऊपर जो है और ज़्यादा आवासीय कॉलोनियाँ, यातायात के साधन, सड़कें, उद्योग, फैक्ट्रियाँ ये जो है होती है, जिससे भूमि जो है वो कम होती जा रही है। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, यहाँ पर इससे ऊपर जो बताया था कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, यानी इनके अंदर बढ़ोतरी के कारण क्या हो गया, भूमि में निम्नीकरण की समस्या है, भूस्खलन की समस्या है, मृदा अपरदन। निम्नीकरण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है उसे जो है मृदा निम्नीकरण कहते हैं। भूस्खलन यानी भूमि के अंदर जब खिसकाव आ जाता है और भूमि खिसक कर जो है
आगे बढ़ जाती है भूस्खलन। मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मरुस्थलीकरण अर्थात मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है, बंजरपन आ जाता है धरती के अंदर मृदा में, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, यानी वनों को भी काटा गया। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त अन्य कुछ तरीके हैं। तो यहाँ पर जो है क्या तरीके बताए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, यानी वन रोपण, भूमि का सुधार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें या ना ही करें, उर्वरकों का जो है अनियमित रूप से जो उपयोग हो रहा है उसको रोका जाए, और अतिचारण बहुत ज़्यादा जो है चारण पृथ्वी धरती को जो है वो भी खराब करता है, यानी निम्नीकरण मृदा के अंदर लाता है अतिचारण, पशुओं का बहुत ज़्यादा चराना। मृदा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखिए मृदा, यहाँ पर ये जो ऊपर चित्र दिखाया है ये मृदा परिच्छेदिका है। मृदा परिच्छेदिका मतलब है कि ऊपरी मृदा की ऊपरी परत से लेके और जो मूल परत है, चट्टान है, वहाँ तक का जो काट चित्र होता है, यानी मृदा की जो प्रोफाइल है, जो अगर हम भूमि का एक टुकड़ा लें और उसको ऊपरी परत से और नीचे जो जनक चट्टान है वहाँ तक को उसको अगर काट लें उसको, तो उसकी जो समांतर परतें बनी होती हैं उनका जो विश्लेषण है उनके बारे में उस काट चित्र को हम परिच्छेदिका कहते हैं। परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऊपर देखिए ये घास फूस दिखाया गया है, इसमें जो ये निशान बताया गया है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। यहाँ पर आपको जो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, यानी ऊपरी परत पर क्या है, जो ऊपरी परत पर पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते गिरे हुए होते हैं, उनके जो है लकड़ियाँ, टहनियाँ और जो है दूसरे जो जैविक अवशेष हैं, दूसरे जीव जंतुओं के अवशेष भी जो है पृथ्वी के मृदा के ऊपरी भाग में होते हैं, जिसमें ह्यूमस आया है ये। तो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। यहाँ पर जो है ये सारे लूज में जो है रूप में होते हैं, यानी पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियाँ और जो दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं वे भी जो है होते हैं। उसके बाद जो है दूसरी परत बताई है बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा होती है, यानी दूसरी जो परत है इसमें जो है मृदा की जो दूसरी परत है इसमें ये ह्यूमस और ये जो है वो रिस कर पृथ्वी के मृदा के नीचे चले जाते हैं, और नीचे जो है काफ़ी डिकम्पोजिट होकर जो है ये जो है गहरे रंग के बन जाते हैं। और उसके बाद जो है तीसरी परत के अंदर है अपक्षित चट्टानी पदार्थ आ जाते हैं, यानी ऊपर वालों का भी कुछ जो है विशेषताएं इसके अंदर आती है, और नीचे जो जनक चट्टानें हैं यानी मूल चट्टान जिससे मृदा का निर्माण होता है इसके गुण भी जो है इसमें होते हैं। इसको अपक्षित चट्टानी पदार्थ कहते हैं, यानी ऊपर वालों के गुण भी इसमें होते हैं और नीचे वाली के भी कुछ गुण होते हैं। और जो चौथे नंबर पे बताया है ये है जनक चट्टानें, यानी मूल चट्टान जिनसे मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है मृदा
का एक और चित्र बनाया गया है मृदा का निर्माण कैसे होता है। जनक सेल जो कि भी बता रहे थे इसके अंदर परिच्छेदिका में, रंग, गठन, रासायनिक गुण, धर्म, खनिज, मात्रा, पारंगम्यता को निर्धारित करती है। तो जनक सेल जो है और रंग जो है उनका जो गठन यानी वो किन तत्वों से बनी होती है, रासायनिक गुण धर्म क्या है उनके, और खनिज मात्रा कौन सी है उनके अंदर, पारगम्यता का मतलब है कि उनके आर पार जो है पानी कितना जा सकता है। कई चट्टानें ऐसी होती जिनमें पानी आर पार चला जाता, कहीं नहीं जाने देती। अब दूसरे में आते हैं उच्चावच तुंगता, अर्थात उच्चावच ऊंच नीच, यानी कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यानी ऊंचावच जो तुंगता कितनी है, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं और उनका ढाल कितना है। अब ये देखिए वनस्पति जात यानी वनस्पति की किस्में किस प्रकार की हैं, प्राणी जात यानी प्राणियों की किस्में किस प्रकार की हैं, जीव जंतुओं की, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कैसे हैं, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी ह्यूमस का जो निर्माण होता है वो किस पे होता है, वनस्पति जो प्राणी उस पर रहते हैं भूमि पर, और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनसे ह्यूमस का निर्माण होता है। समय भी जो है मृदा निर्माण में एक मुख्य कारक होता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा परिच्छेदिका जो ऊपर दिखाई थी इसकी मोटाई जो है वो निर्भर करती है समय के आधार पर। जितना ज़्यादा समय होता है उस समय के हिसाब से इसकी मोटाई में परिवर्तन होता रहता है। और जलवायु कैसी है उस स्थान की, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायिक कारक है। यानी जो जनक सेल है, मूल जो चट्टान है उसका स्वरूप कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण के अन्य कारक और भी हैं, जैसे सतह की आकृति कैसी है, जैव पदार्थों की भूमिका अर्थात वहाँ के जैव पदार्थ, और मृदा निर्माण के संगठन में समय कितना लगा है, ये भी जो है मृदा निर्माण के कारक हैं। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग हो सकते हैं, जो कि ऊपर हमने चित्र में भी आपको बताया था। तो मृदा निर्माण के कारक क्या है, एक तो मुख्य कारक तो इसका जो वही है जो जनक सेल है, जनक सेल का स्वरूप कैसा है, और जलवायिक कारक। और दूसरे कारक कौन से बताएं, सतह की आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका कैसी है, और मृदा निर्माण के जो संगठन में लगा समय कितना है, यानी समय, स्थलाकृति और जैव पदार्थों की भूमिका। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण का मतलब मैंने अभी बताया था कि वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के योग्य नहीं रहती या अयोग्य हो जाती है उसको कहते हैं मृदा निम्नीकरण। यानी वो कृषि के योग्य नहीं रहती तो उसको हम मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मिट्टी पहुंच जाती है, मृदा पहुंच जाती है, उसको अपरदन कहते हैं। अपरदन अर्थात जो है अपरदन में क्या होता है कि मिट्टी जो है उसको जल के द्वारा या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो इसको हम अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। इसमें मनुष्य भी जिम्मेवार हो सकता है और प्रकृति भी। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक यानी मृदा का निम्नीकरण जो है वो किन चीज़ों से होता है, जैसे वन उन्मूलन यानी वनों को काटना या बहुत ज़्यादा चराई करना या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना या कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना। वर्षा दोहन से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश के आने से, भूस्खलन से भी हो सकता है, और बाढ़ से। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार से हैं।
मल्च बनाना। मल्च जो है, पौधों के बीच जो भूमि है बची हुई, पौधों के बीच में जो गैप होता है, उस भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। उसको जो है घास फूस से ढक देते हैं, तो जो पौधों के बीच की जो अनावरित जो भूमि है उसको घास फूस से ढक देना या परवाल से ढक देना, तो है उसको हम क्या कहते हैं, मल्च। वेदिका फार्म ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जब जो तीव्र ढाल होते हैं, जैसे पहाड़ियों के ऊपर होते हैं, तो उन पर तीव्र ढाल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सपाट सतह बना देते हैं, फिर जो है उसके ऊपर दूसरी जो है सपाट सतह बना जाती है सीढ़ीदार। तो इस प्रकार से उसमें जो है क्या होगा कि पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन जो है उससे कम हो सकता है, जैसे चित्र नंबर 2.5 के अंदर दिया हुआ है। तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है कि जो पहाड़ी ढलान होते हैं वहाँ पर जो एक जैसी ऊंचाई वाली जो है क्यारियाँ बनाई जाती है, जिनकी ऊंचाई एक जैसी होती है। तो एक जैसी ऊंचाई की क्यारियाँ बनाई जाती है, तो समोच्च यानी समान ऊंचाई वाली जो है खेती, जिसमें एक समान ऊंचाई के लिए जो, जैसे कि चित्र नंबर 2.6 के अंदर दिया हुआ है, जैसे पीला और काले रंग का है, तो एक समान ऊंचाई की अलग अलग जो है क्यारियाँ बना ली जाती है और उनमें खेती की जाती, कृषि की जाती है। तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं ये तटीय और शुष्क प्रदेशों में जो है पवन की गति को रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है पवन की गति बहुत तेज़ होती है, तो जो है वृक्षों की कतार लगा देते हैं, जिससे मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं समान ऊंचाई वाली जो है समोच्च रेखीय जो जुताई ऊपर भी बताई थी, समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय ये है रोधिकाएं, यानी एक समान ऊंचाई वाली जो है क्यारियाँ बनाई जाती है और वो जो है उन पर रोधिकाएं तैयार की जाती है। किस प्रकार की, जैसे पत्थर लगा दिए जाते हैं, दो एक समान ऊंचाई का क्षेत्र क्यारी बना ली, फिर दूसरी एक समान क्षेत्र की बना ली और उनके जो है बीच में रोधिकाएं तैयार कर देते हैं, अवरोध तैयार कर देते हैं पत्थरों से या घास से, या जो है उसमें हम जो है मृदा का उपयोग किया जाता है। यानी समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए जो है बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीच बीच की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पिछले पाठ में आपने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन यानी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है, यानी पृथ्वी को जलग्रह भी कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में भी आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी यानी 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो है आरंभ हो चुका था, आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, यानी जो पीने योग्य और कृषि योग्य जल है वो केवल 2.7% ही है।
इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और इमानियों के रूप में है। यानी जो 2.7% जल है पृथ्वी पर जो अलवणीय है, ये इसका 70% भाग बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आर्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये जो है पाया जाता है, जो है बर्फ की चादरों और इमानियों के रूप में। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है, और यानी पृथ्वी पर जो हम प्रयोग में ले सकते हैं वो केवल 1% जल है, और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी जो भूमिगत जल है, या जो नदियाँ बह रही है हमारी, ये जल है, या झीलों में जो है, या वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में जो जल है, ये सारा जो है केवल 1% है। और ये जो है किस रूप में पाया जाता है? भौम जल नदियों झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहकी प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। वाह का मतलब होता है प्रवाह, बहना, बहाव। तो ये जो 1% जल है ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जल को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। जल जितना है उतना ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र क्या है? जैसे महासागरों में जल है, नदियों में है, ये जल जो है जल वाष्प के रूप में कुछ धरती के नीचे चला जाता है भूमिगत जल के रूप में, और कुछ जल जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर वायुमंडल में चला जाता है, और वायुमंडल में दोबारा से फिर जो है बादल बन के फिर धरती पर आता है, और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। कृषि में प्रयोग किया जाता है जल का, उद्योगों में किया जाता है, और बांधों के जलाशयों के माध्यम में से विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। यानी जो जल स्रोत है हमारे, जल स्रोतों के सूखने या जल प्रदूषण का कारण क्या है? अलवणीय जल जो पीने योग्य है उसकी आपूर्ति जो कम क्यों हो रही है, उसका कारण एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन और नकदी फसल, यानी फसलें जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो है फसलें उगाई जाती है, इसलिए उनमें जो है जल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और बढ़ता नगरीकरण, नगर बढ़ के बहुत नगरों का विस्तार हो रहा है, और आदमी का जीवन स्तर भी जो है पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता जा रहा है, बढ़िया। ये सब चीज़ें जो हैं वो जल के कम होने के कारण है, या यूँ कहिए कि जल प्रदूषण भी बढ़ता है इससे, और अलवणीय जल की आपूर्ति भी कम हो रही है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये नाम आप याद करना: अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग कुछ हैं, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग हैं, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। ये अलवणीय जल यानी
पीने योग्य जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये आप जो है संसार के नक्शे में भी देख सकते हो इन जगहों को। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव, जल का अभाव यानी जल की कमी की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन, क्षीण यानी कम होते संसाधन के संरक्षण के लिए, संरक्षण मतलब बचाना के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। अर्थात क्या बताया है, यानी जो मलमूत्र है, कृषि रसायनों, जो उद्योग हैं उनमें जो रसायन बनाए जाते हैं उनसे जो विसर्जन किया जाता है, और जो कृषि रसायन है उनका जो विसर्जन है, ये सब जो है क्या कराते हैं, जल के अंदर प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी यानी दर्द का नाश करने वाली दवाइयाँ जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों से छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो इनको जो है, अगर जल का प्रदूषण हमें बचाना है तो जल निकायों में अगर हम इनको किसी जल राशि में छोड़ते हैं या जल निकाय में छोड़ते हैं, तो उससे पहले हम अगर इनको उपयुक्त विधि से शोधित कर दें तो ये जो है जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, और दूसरे जो वनस्पति आवरण जो होते हैं वो धरातल के प्रभाव को, यानी भूमि के प्रभाव को या भूमि के जो है बहने को रोकते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की जो है स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकलर क्या है, ये चित्र के अंदर जो है दिखाए हुए हैं यहाँ पर जो है, इसमें क्या होता है कि एक पाइप में जो है फुहारा टाइप लगाते हैं जिसमें जो है पानी चारों ओर एक ऊपर फाउंटेन के रूप में चलता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। ड्रिप क्या है, जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं, मान लो ज़मीन में पौधे लगाए हैं तो उनके साथ साथ में पाइपें लगी होती हैं और वो पाइप में जो है छोटे छोटे जो है छिद्र बना दिए जाते हैं वहाँ पर, और उनमें कुछ खास एक जो है वाल्व टाइप में लगा दी जाती है जिससे पानी टपकता रहता है पौधों की जड़ों में, तो जिससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और पौधों की जड़ों में टपकता रहता है। इसको टपकन विधि भी कहते हैं, ड्रिप या टपकन विधि।
संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य। तो आज हम जो है इस पाठ का इतना ही भाग करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। अब भी ये जो है 35 मिनट का हो चुका है, तो इसको आप अच्छी तरह से सुनें और समझने की कोशिश करें।